जय श्री कृष्णा, जय श्री राम और सबको प्रणाम। तो कैसे हो? हाँ, तो हमने कल पॉलिटिकल में पढ़ा था प्रस्तावना, और प्रस्तावना जो पार्ट है वो पार्ट हमने पूरा कर लिया था, जिसमें हमने प्रस्तावना के बारे में जाना था और प्रस्तावना के जो वेदिकीय थे यानी उसके जो शब्द थे उनको जो बांटे थे, उनके अलावा प्रस्तावना के बारे में हमने सब कुछ जानकारी प्राप्त कर ली थी। जी हाँ, तो जैसा कि अब अगला अपना टॉपिक है वह है मौलिक अधिकार, और आज हम बात करेंगे मौलिक अधिकार के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? मौलिक अधिकार के बारे में, यानी मूल अधिकारों के बारे में बात करेंगे। मूल अधिकार या मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकारों के बारे में आज हम बात करेंगे। मौलिक अधिकार भारत के संविधान में, भारत का जो संविधान है उसके भाग 3 में है, भाग 3 में है, और अनुच्छेद 12 से 35 तक इनका विवरण है। मौलिक अधिकार विवरण कितने अनुच्छेदों में है? अनुच्छेद 12 से 35 तक जो अनुच्छेद है उन अनुच्छेदों में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। और जैसा कि आपको पता है भारत का संविधान जो निर्मित है, और भारत का अधिकांश संविधान हमने अन्य देशों से ग्रहण किया है। वैसे ही मौलिक अधिकार हमने किससे ग्रहण किया है? अमेरिका से ग्रहण किया है, यूएनओ से हमने ग्रहण किया। मौलिक अधिकार किससे प्रेरित है? अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। मौलिक अधिकार किससे प्रेरित है? अमेरिका के संविधान से प्रेरित है, ठीक है। और भारत के जो भाग 3 है, भारत के संविधान के जो भाग 3 है, भाग 3 को, भारत संविधान के भाग 3 को भारत का क्या कहा गया है? मैग्ना कार्टा कहा गया है। क्या किस संज्ञा दी गई है? मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। किस संज्ञा दी गई है? मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। संज्ञा दी गई है, मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है, ठीक है। अब अगर आगे हमें मौलिक अधिकारों के बारे में जाने हैं, तो जैसा कि मैंने बताया कि भारत के जो मौलिक अधिकार है वो 12 से 35 तक है, ठीक है। और मौलिक अधिकार है कितने? तो ध्यान रखना, जब संविधान बना था तब मौलिक अधिकार कितने थे? यानी मूल संविधान में कितने थे? जो मूल संविधान था, मूल संविधान में कितने थे? 7 थे। और वर्तमान में कितने हैं? 6 है। किस संविधान संशोधन के तहत एक मौलिक अधिकार हटाया गया था? तो ध्यान रखना, हाँ, 44वां संविधान संशोधन हुआ था। 44वां संविधान संशोधन हुआ था, और उस 44 संविधान संशोधन के द्वारा जो संपत्ति का मौलिक अधिकार था, कौन सा मौलिक अधिकार था? संपत्ति का मौलिक अधिकार था। उस संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटा दिया गया था, हटा दिया था। ये 44वां मौलिक अधिकार हुआ कब था? 44वां मौलिक अधिकार हुआ था 1978 में, 1978 में। और आप बताइए, संपत्ति का मौलिक अधिकार था वो किस अनुच्छेद में था? कौन सा अनुच्छेद हटाया गया था? एक था 31 को, और एक 19 था, उसको हटा दिया गया था, ठीक है। 19 को हटा दिया गया था। ध्यान रखने इस बात का। आगे 44 सिद्धांत तो 1978 हुआ था। उस 78 को मौलिक अधिकार, जो 7वां मौलिक अधिकार था, उसको हटा दिया गया था। और वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार रहते? 6 मौलिक अधिकार रहते, ठीक है। और इस मौलिक अधिकार को हटाकर कौन से अनुच्छेद में डाल दिया था? भाग 12 के, कौन से अनुच्छेद में डाला? भाग 12 के अनुच्छेद कौन सा था? 391
और इसको क्या नाम दे दिया गया? कानूनी अधिकार या विधि अधिकार, कानूनी अधिकार दे दिया गया, कानूनी अधिकार दे दिया गया। यानी अब मौलिक जो 7वां मौलिक अधिकार था वो बस व्यक्ति का मौलिक अधिकार न रहकर कानूनी अधिकार बने गया। पहले तो हम जो 6 मौलिक अधिकार है उन मौलिक अधिकारों के नाम जानेंगे, उनके बाद वो कौन कौन से अनुच्छेद में है वो देखेंगे, और फिर देखेंगे उन अनुच्छेदों में कितने अनुच्छेद आते हैं, यानी उन अनुच्छेदों में कुल कितनी अनुच्छेद आती है वो देखिए। ठीक है, सबसे पहला मौलिक अधिकार कौन सा है? सबसे पहला जो मौलिक अधिकार है वह कौन सा है? सबसे पहला मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार। सबसे पहला मौलिक अधिकार कौन सा है? समानता का अधिकार। और इसमें अनुच्छेद कितनी है? इसमें अनुच्छेद आती है 14 से 18। एक कोड लिख रहा हूँ, उन कोडों को थोड़ा ध्यान देना। मैं यहाँ लिख रहा हूँ 6, ठीक है, यानी कितनी मौलिक अधिकार कितनी है? 6। इसके बाद इस नीचे से मैं कोड लिखा हूँ, कोड देखना। मैंने पहला मौलिक अधिकार लिखा है समानता का अधिकार, और अनुच्छेद कितनी लिखी है कि कौन से अनुच्छेद तक है? अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक क्या है? समानता का अधिकार है। और अनुच्छेद 14 से 18 तक कितनी अनुच्छेद आती है? गिनो, 14, 15, 16, 17, 18, कितने अनुच्छेद हुए? 5। यानी पहले मौलिक अधिकार में कितनी अनुच्छेद आती है? 5 आती है। और अपने मौलिक अधिकार कितनी है? 6। 6 से कम करो, कितने आगे? 5। ठीक है, आगे देखो दूसरा मौलिक अधिकार। दूसरा मौलिक अधिकार कौन सा है? स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार। और स्वतंत्रता का अधिकार में अनुच्छेद कितनी है? स्वतंत्रता के अधिकार में अनुच्छेद है 19 से लेकर 22। कितने अनुच्छेद है? 19 से लेकर 22। यहाँ कोड लिखते जाना आप उनके। 19 से 22 कितने अनुच्छेद आते हैं? 4 आते हैं ना। 19 से 22 तक कितने अनुच्छेद आए? 4 अनुच्छेद। तीसरा मौलिक अधिकार कौन सा है? तीसरा मौलिक अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तीसरा कौन सा है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। तीसरा मौलिक अधिकार कौन सा है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, और अनुच्छेद कितने इसके? इसके अनुच्छेद कितने से कितने तक आता है? इसके अनुच्छेद है 23 से 24। यानी अनुच्छेद कितने आए? 2। आगे 2 अनुच्छेद। अगला चौथा अनुच्छेद कौन सा है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और अनुच्छेद कितने है इसके? इसके अनुच्छेद है 25 से लेकर और 28। और जो कोड बन रही है वो कितना बन रहा है? 4 बन रहा है। अब 5 जिसका क्या नाम है? शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। शिक्षा संस्कृति का अधिकार। अनुच्छेद कितनी है? 29 से 30। कोड कितना बन रहा है? 2 बन रहा है। और अंतिम वेरी मोस्ट है जिसका क्या नाम है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। हर अनुच्छेद कितना है? मात्र 1 अनुच्छेद है और 32। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ने ये जो कोड लिखी है ये कोड क्यों लिखे? ये आपको याद करना है। एक बात तो आप कि मैंने बताया कि जो भारत का मौलिक अधिकार है वो मौलिक अधिकार भाग 3 में है। भाग 3 मौलिक अधिकार है। भाग 3 मौलिक अधिकार है। और अनुच्छेद कितनी है? 12 से 35 तक अनुच्छेद है। अब ये बताओ कुल अनुच्छेद कितनी है? भाग 3 में कुल अनुच्छेद कितनी है? तो बता देना। मौलिक अधिकार के भाग
3 में जो कुल अनुच्छेद है, कुल अनुच्छेद, वो कुल अनुच्छेद कितनी है आती है 23। गिनो कैसे, गिनो कैसे। अब जो मैंने कोड लिखे थे वो गिनो 5 4 9, कुल करेंगे कितने आ जाएंगे 18 आ रही है। 5 4 9 1 10, 10 8 18। अब एक 12 और 13 छोड़ दिया प्लस 2, कितने हो गए 12 और 13 कितने, 2 छोड़ दिए कितने आ गए, प्लस 2 करो 12 13 छोड़िए 2 कितने 18 2 20। अब बताओ अपने 32 किया है और वहाँ से 32 या 35 गिनते हो क्या, 32 से 35 तो करते हो ना, 32 बाद में 33 34 35 3, वो कितनी आ रही है 23, जिनमें से 18 में जानकारी पड़ती है जो मूलाधिकार दिया जाता है। अब ये जो कोड है उनको एक सरल तरीका और भी याद करने का तरीका अच्छा है। जैसे मान लो पूछ ले कि समानता का अधिकार में कुल कितने अनुच्छेद है, तो आपको दिमाग नहीं लगाना, इतना ही ध्यान लगाना है कि समानता का अधिकार है वो सबसे पहला अधिकार है, और अपनी कुल मौलिक अधिकार कितने हैं 6 में से 1 कम कर दो कितने 5। जिस सेकंड जो अधिकार आता है समता का अधिकार, उसे समानता के अधिकार से कम कर दो कितने आ गए 4। अब क्या, उसके बाद तीसरा अधिकार आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, 3 नंबर पे आता है, तो समता का जो अधिकार उसे आधा कर दो कितने आ गए 2। अब चौथा आ गया धार्मिक समता का अधिकार यानी धर्म संबंधित आ गया, तो जो इससे पहले वाला तीसरा मौलिक अधिकार था उसे दुगुना कर दो कितने आ गए 4। फिर पांचवा जो शिक्षा और संस्कृति का अधिकार है वो आ गया, उससे पहले वाला धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार से आधा कर दो 4 का आधा 2, और अंतिम संवैधानिक उपचारों अधिकार 1। यानी ये अपनी सीरीज है कि पहले मौलिक अधिकार में कितना है अनुच्छेद है 1, और दूसरे में कितना है पहले मौलिक अधिकार में कितनी है 5, दूसरे मौलिक अधिकार में कितनी अनुच्छेद आती है 4, तीसरे में 2, चौथे में 4, पाँचवें में 2 और छठे में 1, ये मौलिक अधिकार आता है। और कुल मौलिक अधिकार कितनी है 23 है, जिनमें ये मौलिक अधिकार अपने अलग है। इनमें 2 जैसे मैं बात बता दूं कि मैंने 12 13 छोड़ दिया और 23 33 34 और 35 मौलिक अधिकार छोड़ दिए। हालांकि 12 और 13 मौलिक अधिकार पढ़ना जरूरी है, वो हम विस्तृत रूप जानकारी प्राप्त करेंगे तो पढ़ेंगे, परंतु 33 34 35 मौलिक अधिकार बहुत कम पड़ती है, क्यों सभी मौलिक अधिकार है वो सेना से संबंधित मौलिक अधिकार आती है। हालांकि हम वो 33 34 35 मौलिक अधिकार है वो भी हम पढ़ेंगे, क्योंकि अगर मौलिक अधिकार टॉपिक लगा है तो उसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना अपना कर्तव्य है, क्योंकि उन्होंने दिया है मौलिक अधिकार टॉपिक, ना कि उन्होंने ये कहा है कि मौलिक अधिकार में ये अनुच्छेद, तो हम 33 34 35 मौलिक अधिकार भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक एक मौलिक अधिकार पढ़ेंगे 12 से लेकर 12 13 फिर 14 फिर 15 फिर 16, ऐसे हम एक एक मौलिक अधिकार पढ़ते पढ़ते आगे लास्ट अंतिम मौलिक अधिकार है जो पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला मौलिक अधिकार मैं लेता हूँ आज अभी, वो है जो पहला मौलिक अधिकार कौन सा है अनुच्छेद 12, और आप बताओ मुझे अनुच्छेद 12 में क्या है। सोचो, पहला मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 12 है, अनुच्छेद 12, और अनुच्छेद 12 में क्या है राज्य की परिभाषा। आप सोचेंगे राज्य की परिभाषा क्या है, तो ऐसा है कि राज्य किस बारे में राज्य कहेंगे, जो मौलिक अधिकार है उनको लागू करवाना है, किस मौलिक अधिकार राज्य में क्या है, वो राज्य शब्द की परिभाषा है। और ध्यान रखना अनुच्छेद 12 के तहत भाग 3 में जो राज्य शब्द लिए है उन राज्य शब्द में शामिल शब्द कौन कौन से है, मैं मुख्य शब्द बता देता हूँ। राज्य शब्द अनुच्छेद 3 में जो राज्य शब्द की परिभाषा बताई गई है वो ये बताई गई है कि जो कार्य करने वाली विधायी अंग है, यानी जो संघ सरकार है, उनके जो संसद के आधार पर जो अंग निर्धारण किए गए है, जैसे मान लो कोई विभाग हो गया, कोई आयोग हो गया, वो क्या है राज्य कह लें। दूसरी बात, पहली बात तो संघ सरकार के द्वारा, संघ सरकार के क्रियान्वित सरकार के द्वारा निर्धारित जो आयोग है
वो क्या कहलाएंगे, राज्य के अंदर आएंगे। दूसरी बात इसमें ये आ जाएगी, विधानमंडल के द्वारा जो विधायक है वो विधानमंडल वाले भी इसमें आ जाएंगे। विधानमंडल ने जो अपने निर्धारित आयोग बनाई है वो आयोग क्या कहलाएंगे, इसमें अनुच्छेद 12 के तहत राज्य की परिभाषा के अंदर आती है। और आप पढ़ते भी हो 13वां 14वां संशोधन हुआ था, पंचायती राज आयोग और नगर निगम और नगर निकाय। वो नगर निकाय और नगर पालिका और पंचायती राज है वो सभी, यानी पंचायती राज पंचायतें नगर पालिका और स्थानीय निकाय ये सभी, और इसके साथ और जोड़े तो जिला बोर्ड सुधार होता है ना, वो जिला बोर्ड सुधार न्यास, जिला बोर्ड सुधार आयोग, ये क्या है, जिला बोर्ड सुधार आयोग। ये सभी अनुच्छेद 12 के अंदर क्या आती है, राज्य की परिभाषा में आती है। इनके अलावा जो संवैधानिक प्राधिकरण के तहत जो बने गए जैसे LIC, ONGC, सेल, वो सभी राज्य के विस्तृत रूप है। जैसे संवैधानिक प्रावधान को नहीं क्या, एक LIC आती है, एक है ONGC, एक है सेल, ये सभी राज्य की परिभाषा के अंदर आती है, यानी राज्य की परिभाषा के अंदर इनको पढ़ते हैं। ठीक है, ये राज्य की परिभाषा के अंदर आती है। अब आगे पढ़े तो देखिए, ये बात अनुच्छेद 12 में हमने राज्य परिभाषा देख ली। राज्य परिभाषा अनुच्छेद 12 में हमने क्या देखी, अनुच्छेद 12 में राज्य परिभाषा ये देखी है कि संघ सरकार के द्वारा निर्धारित आयोग या अंग वो सभी क्या कहलाती है, राज्य की परिभाषा में आती है। और विधानमंडल के द्वारा निर्धारित अंग और जो उनके आयोग है वो सब क्या कहलाती है, राज्य की परिभाषा के अंदर आती है। इसके अलावा पंचायतें, नगर निकाय, नगर पालिकाएँ और जिला सेशन बोर्ड वो, और इसके साथ साथ हमने पढ़ा था LIC, ONGC, सेल, ये सभी राज्य परिभाषा के अंदर आती है। इसके बाद वेरी मोस्ट अनुच्छेद आ रहा है 13, अनुच्छेद 13। और अनुच्छेद 13 में क्या है, अनुच्छेद 13 में ये लिखा गया है, अनुच्छेद 13 में ये बताया गया है कि जो मौलिक अधिकार हैं उन मौलिक अधिकारों की अगर कोई हनन करता है, यानी उनको कम करता है, यानी अल्पीकरण करता है, मूल अधिकारों का अल्पीकरण करने पर अनुच्छेद 13 उनको न्याय दिलाता है। यानी अल्पीकरण करने वाली विधि, ऐसे देखो आप, मूल अधिकारों का अल्पीकरण करने वाली विधि शून्य हो जाती है, यानी आप मौलिक अधिकारों को कम नहीं कर सकते। मूल अधिकारों का जो अल्पीकरण करने वाली विधि है वो शून्य हो जाती है। यानी एक बात से आप ये भी कह सकते हो कि न्यायिक पुनरावलोकन शब्द अनुच्छेद 13 में है। ये कैसे लिख सकते हो आप, न्यायिक पुनरावलोकन शब्द है वो अनुच्छेद 13 में निहित है। न्यायिक पुनरावलोकन शब्द अनुच्छेद 13 में निहित है। ठीक है, अनुच्छेद 13। ठीक, आगे अब वापस अपना, जैसे हमने मौलिक अधिकार दिए थे 1, 2, 3, 4, वापस पहला मौलिक अधिकार स्टार्ट होता है। वो पहला मौलिक अधिकार क्या आता है, पहला मौलिक अधिकार अपना ये है समता या समानता का मौलिक अधिकार, समता का अधिकार। और समता के अधिकार में मैंने बताया था अनुच्छेद कितने हैं, 14 से 18। पहला अनुच्छेद लेके चलती है इसमें, अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 में क्या किया गया है, पहले एक बात देखना। अनुच्छेद 14 में लिखा गया है विधिक समता और विधियों के समान संरक्षण। शब्द देखो क्या लिखा है इसने लिखा है विधि के
समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण अनुच्छेद 14 में दिया गया है। कह रहा है विधिक समक्ष समता यानी सबको विधिक समक्ष समानता मिलेगी और विधियों के समान संरक्षण होगा, यानी विधि सबके लिए समान संरक्षण करेगी। इसको विस्तृत रूप से पढ़े तो ये कहा जाता है कि भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधिक समक्ष से समता से या विधियों के समान संरक्षण निर्वचित नहीं किया जाएगा, यानी किसी को ये नहीं कहा जाएगा कि तेरे को विधि के समक्ष से समता नहीं है, तेरे को विधि के समान संरक्षण नहीं है। यानी एक गरीब व्यक्ति और एक अमीर व्यक्ति, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति और एक अनपढ़ व्यक्ति, सभी को विधि के समक्ष समानता मिलेगी और सभी को विधि के समक्ष संरक्षण मिलेगा। ठीक है, यानी जिसको जैसा मान लो अमीर को संरक्षण है वैसा भी गरीब को संरक्षण मिलेगा, जैसा अनपढ़ को संरक्षण है वैसा किसको मिलेगा, पढ़े लिखे व्यक्ति को भी मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा ये दो शब्द है कहाँ से, विधिक समता और विधिक समान संरक्षण, ये भी अलग देशों से लिए गए हैं। विधिक समता, आप बताओ कि पूरे विश्व को गुलाम करने वाला था, यानी सबको समानता रूप में रखा था इसने, वो था ब्रिटेन। तो विधिक समता किसने ली थी, किसने ली गई है, ब्रिटेन से, यानी ब्रिटिश से ली गई है। और विधिक समान संरक्षण किसने ले गया है, समान संरक्षण है। अब सुरक्षा कौन कर सकता है, जो सबसे बड़ा हो। इस समय विश्व में सबसे बड़ा कौन सा है, यूएनओ, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए, अमेरिका से हमने क्या लिया है, विधिक के समक्ष से समान संरक्षण अमेरिका से लिया है। और विधिक समक्ष समान जो समता है वो किसी लिए हमने ब्रिटेन से, ब्रिटिश से ली है। ठीक है, अब आगे तक अनुच्छेद 14 हमने पढ़ लिया। अनुच्छेद 15 के बारे में हमें जानेंगे। अनुच्छेद 15 में क्या है, कुछ अधिकारों पर विभेद का प्रतिषेध है। अनुच्छेद 15 ध्यान रखना क्या है, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस बात का मोस्ट। इसमें दो शब्द भी आएंगे, मैं बता दूंगा। इसने बोला है कुछ आधारों पर विभेद का प्रतिषेध, कुछ आधारों पर विभेद का प्रतिषेध। इसमें क्या है, इसमें यह कहा गया है कि राज्य किसी भी, देखो पढ़ो लिखो, राज्य किसी नागरिक के प्रति केवल, शब्द पे जोर दे रहा हूँ ध्यान देना, केवल धर्म, जाति, मूलवंश, केवल धर्म, जाति, मूलवंश, ध्यान देना, केवल शब्द पे जोर दे रहा हूँ, केवल धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग, जन्म स्थान, लिंग, जन्म स्थान, लिंग, जन्म स्थान, निवास स्थान, को लेकर भेदभाव नहीं करेगा, निवास स्थान को लेकर भेदभाव नहीं करेगा, भेदभाव नहीं करेगा, मूलवंश, लिंग, जन्म स्थान, निवास स्थान को लेकर भेदभाव नहीं करेगा। ये शब्द इसमें हमने दिया है। अब देखो, मैंने एक बात जोर दी थी, केवल इस अनुच्छेद 15 में दो शब्द आते हैं, एक आता है केवल, दूसरा आता है विभेद। दूसरा कौन सा आता है, विभेद। दो शब्द है इसमें, इन दो शब्द वापस जोड़ दे रहा हूँ। पहला शब्द है विभेद, इस अनुच्छेद 15 में आता है विभेद, विभेद। और दूसरा शब्द मैं ले रहा हूँ केवल। इन दोनों शब्दों को ध्यान देना कि अनुच्छेद 15 में दोनों शब्दों वेरी मोस्ट है, इन यहाँ इसी क्वेश्चन उठता है। केवल यानी केवल नागरिक, तो ध्यान रखना जो 23 मौलिक अधिकार है उनमें से
कुल 5 मौलिक अधिकार केवल और केवल भारतीयों को प्राप्त है। पहला मौलिक अधिकार मैंने बता दिया जो केवल भारतीयों को प्राप्त है, वो केवल, यानी केवल का मतलब है केवल भारतीय नागरिकों, विदेशी नागरिक अगर भारत में आता है, विदेशी नागरिक है, उसको भारत में इन अनुच्छेद 15 के तहत क्या मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं है। अनुच्छेद 15 का मौलिक अधिकार विदेशी लोगों को प्राप्त नहीं है, विदेशी लोगों को अनुच्छेद 15 प्राप्त नहीं है, ध्यान देना इस बात पर। इसलिए केवल शब्द का प्रयोग किया गया है, यानी केवल भारतीय को ही प्राप्त है अनुच्छेद 15। और विभेद करने का मतलब ये है किसी के विरुद्ध मामले या अन्य के प्रति उसके पक्ष में न रहना, यानी आप किसी को उसके पक्ष विपक्ष में रहने के बारे में नहीं वेद कर सकते। आप ध्यान रखना, मैं बता रहा हूँ अनुच्छेद कुल मौलिक अधिकार में कुल मौलिक अधिकार कितने हैं? 23। उन 23 मौलिक अधिकारों में जो 5 मौलिक अधिकार है, वो 5 मौलिक अधिकार किसको? केवल और केवल भारतीयों को प्राप्त है, यानी और सभी विदेशियों को प्राप्त है, परंतु ये 5 मौलिक अधिकार केवल भारतीयों को प्राप्त है, ये विदेशों को प्राप्त नहीं है। आगे अनुच्छेद 16, और अनुच्छेद 16 में यह क्या है? लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, यानी लोक नियोजन के विषय में अवसर की क्या है? समानता, समता, ठीक है। यानी लोक नियोजन विषय होगा, वो राज्य का कोई मान लो पद हो गया, कोई नियुक्ति होगी, कोई नियोजन हो गया, तो किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, यानी रोजगार रूप में किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सबको समान है, एक पद के लिए समान पद के लिए समान अवसर दिया जाएगा और समान वेतन दिया जाएगा। यानी किसी धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर हम लोक नियोजन में यानी नियुक्ति में हम भेदभाव नहीं कर सकते, यानी भेदभाव नहीं कर सकते, सबको समानता का अधिकार दिया जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 17 आप इससे परिचित हो, जो बार बार आता भी है, अस्पृश्यता का अंत करता है, अस्पृश्यता का अंत करता है, यानी ऊंच नीच का क्या करता है? अंत करता है। आप किसी को ये नहीं कह सकते तू उच्च जाति का है, मैं ऊंच जाति का, तू निम्न जाति का है, ये आप नहीं कह सकते। सबको समानता का अधिकार है, सब हर व्यक्ति सारे स्थान पर जा सकता है, चाहे कोई व्यक्ति हो, हर व्यक्ति हर स्थान पर जा सकता है, उसको आप भेद नहीं कर सकते कि तू उस जाति का, तू उस जाति का, मैं इसका हूँ, तू पढ़ा लिखा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, 70 बात के जो लफड़े करते हो ना, वो लफड़ा इसमें नहीं चलेगा। यानी आपको स्पष्ट ये कह दिया गया है कि आप अस्पृश्यता नहीं कर सकते, आप छुआछूत नहीं कर सकते, आप के साथ भेदभाव नहीं कर सकते, ध्यान रखना इस बात का। यानी परंपरागत जो धार्मिक क्षेत्र है और दार्शनिक क्षेत्र है, उनमें आपके साथ भेदभाव नहीं कर सकते, या किसी सार्वजनिक पूजा स्थल में किसी व्यक्ति को आप रोक नहीं सकते। और ध्यान रखना, दुकान होटल में भी आप किसी को प्रवेश वर्जित नहीं कर सकते, सबके लिए वो समान होगा। और अस्पताल, शैक्षणिक संस्थाएं, उनमें भी आप किसी को रोक नहीं सकते, वो सभी के सभी अनुच्छेद 17 के तहत पाबंद किया जाता है कि आप ये सभी सार्वजनिक स्थल है, इनमें आप कोई व्यक्ति आ सकता है, कोई व्यक्ति जा सकता है। यानी आप किसी व्यक्ति को ये नहीं कह सकते तू ये सामान क्यों बेच रहा है, तू ये क्यों बेच रहा है, ये उनका खुद का कार्य है, वो कैसा भी कार्य करिए, आप उसको भेदभाव नहीं कर सकते। यानी आप जो छुआछूत आ रहा है, उन छुआछूत को कम कर रहा है, यानी भेदभाव निषेध कम कर रहा है। और अंतिम में इससे जो अपना पहला समानता का अधिकार है, इसका अंतिम है 18। इसमें क्या है? उपाधियों का अंत। अब बताऊं आपको कि जब अंग्रेज थे, उपाधियों का अंत, जो अंग्रेज थे, ध्यान देना इस बात पर मैं क्या कह रहा हूँ, उपाधियों का अंत। अंग्रेज राज करना चाहते थे और उन्होंने जब भारतीयों पर राज करना चालू किया तो कुछ लोगों को अपनी तरह मिलाना पड़ता है, तो उन्होंने जब अपनी तरह मिलाया था लोगों को, राजा महाराजा धीराज की, अब की बार तो इतना बड़ा नाम हो जाता है कि महाराजा धीराज, गजपति, गजराज, ऐसे कहकर उसका नाम लिया जाता है, गजराज, गजपति, श्री आगे वो फलाना और ढिकड़ो पुछड़ कर गए, इतना बड़ा नाम लेते थे कि वो पधार रही है, यानी उपाधियाँ दी गई थी। वो सब उपाधियों को अनुच्छेद 18 क्या करता है? निषेध करता है, यानी वो सब उपाधियाँ नहीं रख सकते, क्योंकि वो समाज में क्या करते हैं? भेदभाव करते हैं। समाज में
भेदभाव उत्पन्न करती है, इसलिए उनको अंत कर दिया गया। अंत करती उपाधियों का केवल जो शिक्षा से संबंधित उपाधियाँ हैं, शिक्षा से संबंधित वो उपाधियाँ, और सेना से संबंधित उपाधियाँ हैं वही आप रख सकते हो। सेना जैसे कर्नल हो गया, और कोई मान लो उपाधि देती है रैंक वगैरह कर्नल वगैरह, ये आप रख सकते हो, अन्यथा नहीं रख सकते। ठीक है, इन सब को कर सकता।